वेलकम बैक एवरीवन। सो अभी तक हमने चैप्टर ऑलमोस्ट 90% डन कर लिया है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स किस चीज़ से बने हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनके क्लासिफिकेशन क्या है, हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, तो ये सेशन कंक्लूड कर देगा पूरे चैप्टर को। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं इस पूरे चैप्टर में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस पार्ट में आती है बच्चों को, एंजाइम्स बच्चों को समझता ही नहीं है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखना, बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक है। और नोट्स तो आप कंटिन्यूसली बनाते ही रहिए, आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलिए समझते हैं अब एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो मैं शुरू करूंगा एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन एक ऐसे पॉइंट से जहां पर आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारी दुनिया में एंजाइम्स की ज़रूरत क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल सी रिएक्शन का एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि हमने क्या किया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, और उसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जब हम उसको ऐसे रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट, ठीक है, एंड H2O। अब ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में आप मुझे बताइएगा कि हुआ क्या एक्चुअल में। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो बेरियम ने हाइड्रोक्साइड को छोड़ा और सल्फेट को पकड़ा, क्लियर, और इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोक्साइड को पकड़ा और वाटर बनाया। तो एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर दो एक्टिविटीज हुई। पहला, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, आप समझ रहे हैं, पहला क्या हुआ, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, और दूसरा हुआ ज्वाइनिंग ऑफ बॉन्ड्स। समझ रहे बात को। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ बॉन्ड्स दोनों एक साथ हो रहे हैं यहाँ पर। अब एग्जैक्टली हम यहां समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिएक्शन चली यहां पर, इस रिएक्शन में किसी ने भी अदर मतलब रिएक्टेंट्स के अलावा किसी और चीज़ ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स के अलावा कोई और चीज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ये रिएक्शन बड़े आराम से स्मूथली चल जाएगी। बट कई जगहों पे ऐसा होता है कि हमें रिएक्टेंट्स के अलावा कोई और मॉलिक्यूल्स डालने पड़ते हैं बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए और जुड़वाने के लिए। इसका मतलब एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत है जो एक्चुअल में रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन रिएक्शन को चलाने में मदद करेगा। और ऐसे ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को हम आर्टिफिशियली मतलब बाहर की दुनिया में कहते हैं कैटलिस्ट्स, एंड बायोलॉजी की दुनिया में उनको हम कहते हैं, बायोलॉजी में हम उनको क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं उनको एंजाइम्स। ये एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट भी कहलाए जाते हैं। आप समझ रहे बात को। तो अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि एंजाइम्स करते क्या है। एंजाइम्स किसी भी एक रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन दैट रिएक्शन। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन एंजाइम, क्लियर। अब समझने की ये कोशिश करेंगे कि ये जो एंजाइम्स हैं ये होते क्या हैं, बने किस चीज़ के होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट all enzymes are proteins। आप समझ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। इसके लिए एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम लोग दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। क्लियर है। ये आपको एज अ all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes। आप समझ रहे हैं। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है बच्चों। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ इस पर्टिकुलर पार्ट को तो एक एक्सेप्शन आता है। क्या एक्सेप्शन है, अगेन एक एक्सेप्शन आता है
और वो एक्सेप्शन है दैट देर इज वन एंजाइम विच इज आरएनए। क्या है वो? आरएनए। ठीक है, और कौन सा आरएनए? आरएनए। क्या है वो चीज? वो है राइबोजाइम बच्चों। ओके, तो दैट इज अ राइबोजाइम। आप समझ होंगे इस बात को कि एग्जैक्टली क्या चीज है। ठीक है, तो इतना पार्ट तो हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास एक एक्सेप्शन है एंजाइम के केसेस में। ठीक है, सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, दैट वाज क्लियर टू अस। ठीक है, अब जरा एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि भाई प्रोटीन से बना तो है, तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे? अब आपको मैंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझाया था। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमें क्या पता था कि भाई हमारे पास एक ऐसे लंबी सी चेन होती है अमीनो एसिड्स की। करेक्ट है, तो यहाँ पर ऐसे अमीनो एसिड्स की एक लंबी सी चेन है और इसमें हमारे पास एक तरफ एन टर्मिनल है, एक तरफ सी टर्मिनल है, एक तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ऐसा इस तरीके से हमने देखा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर चेन है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जैसे हमारे पास ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वैसे ही हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर भी होता है। एंड इवेंचुअली क्या होता है ना कि इसमें ना इस तरीके से ऐसे फोल्ड्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं, बराबर, ग्रूव्स एंड क्रेवाइसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर हम इसको सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब ऐसे फोल्ड्स बनते हैं, क्या बोला मैंने आपको? फोल्ड्स, ट्विस्ट्स, टर्न्स। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको हम? ग्रूव्स एंड क्रेवाइसेस। बराबर है। तो हमने देखा क्या ओवरऑल कि भाई फोल्ड्स, ट्विस्ट्स, टर्न्स, ग्रूव्स एंड क्रेवाइसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड ओवरऑल हम इनको एक एंजाइम का नाम दे देते हैं कि भाई प्रोटीन अब ना घूम फिर के ऐसे एंजाइम बन गए हैं। क्लियर है? लेकिन एक्चुअल में ये एंजाइम काम करना तब शुरू करेंगे जब इनके साथ एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जुड़ेगा, वो भी हम बात करेंगे। पहले मैं एक बार एक बता दूं कि जब इनको ऐसे घुमाते हैं, फोल्ड्स डालते हैं और इसे तो इनके अंदर छोटी छोटी पॉकेट्स बन जाती हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि कैसे होता है ये देखिए, ये ऐसे हमने क्या किया है, इन चेन्स को ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स बनाए हैं और इस तरीके से इनके अंदर ऐसे एक पॉकेट क्रिएट हो गई है बच्चों। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड देयर इज दिस पॉकेट। ओके, पॉकेट, और दिस पॉकेट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एक्टिव साइट। आप समझ रहे हैं? ये क्या है? एक एक्टिव साइट है बच्चों। तो इस पर्टिकुलर जगह पर हमने एक एक्टिव साइट बना दी और ये क्या है? ये है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट बेसिकली। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट मतलब क्या, कि ये वो जगह है जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। ठीक है, तो इस जगह पर आकर के आपका सबस्ट्रेट जुड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। तो ये हमारी एक्टिव साइट बन गई। और ये जो पूरा ब्लैक कलर का जो कर्ली आपको दिख रहा है पार्ट, ये आपका एंजाइम है। लेकिन इस एंजाइम में भी ना, ये कंप्लीट एंजाइम नहीं, अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। ये फंक्शनल तब होगा जब इसके साथ एक और मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। अब कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ना बाकी रह गया है, तो ज़रा इसको देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके, हाँ जी, इसके साथ एक और मॉलिक्यूल जुड़ेगा। ये मॉलिक्यूल यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया। और व्हाट इज दिस? ये है हमारा कोफैक्टर। आप समझ रहे मेरी बात को? ये कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर जुड़ गया किसके साथ? हमारे एक मॉलिक्यूल के साथ, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको हम लोग कह रहे हैं एपो एंजाइम। आप समझ रहे मेरी बात को? ये हो गया एपो एंजाइम और ये हो गया कोफैक्टर।
तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि एपो एंजाइम इज द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो हमारे इस पर्टिकुलर जगह से, मतलब कहाँ से बोल रहा हूँ मैं बात, एपो एंजाइम हमारे प्रोटीन से बना हुआ मॉलिक्यूल है, ठीक है, जबकि को फैक्टर एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। क्लियर है? तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एपो एंजाइम इज प्रोटीनेशियस। आप समझ रहे हैं? और ये को फैक्टर कौन है हमारा? नॉन प्रोटीनेशियस। ठीक है बच्चों, तो इतना पार्ट हमें क्लियर हो गया कि एक चीज़ प्रोटीनेशियस है, दूसरी चीज़ नॉन प्रोटीनेशियस है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारी एक्टिव साइट है, अब इसको हम कह सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, ये जो हमारा मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, इसको हम होलो एंजाइम कह सकते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम एग्जैक्टली हुआ क्या? होलो एंजाइम एक ऐसा मॉलिक्यूल हुआ जो हमारे रिएक्शन को अब कैटलाइज करने के लिए तैयार है। वो कंप्लीट एंजाइम है, वो फंक्शनल एंजाइम है। समझ में आई मेरी बात? तो इसको हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नाउ फंक्शनल। अब ये काम कर सकता है, इट इज फंक्शनल। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि प्रोटीन बेसिकली इसका स्ट्रक्चर वाइज कैसे होता है और उसके अंदर को फैक्टर क्या है और एपो एंजाइम क्या है। को फैक्टर इज कंप्लीटली प्रोटीनेशियस पार्ट एंड एपो एंजाइम इज कंप्लीटली प्रोटीनेशियस पार्ट एंड को फैक्टर इज नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। ओके, तो इतना पार्ट हमने क्लियर देख लिया। ठीक है, लेकिन अब भाई एंजाइम काम कैसे करेगा वो, और काम करेगा भी क्यों? ठीक है, तो पहले बात तो आपको ये समझना है कि वो करता क्या है। वो बेसिकली हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, एंजाइम increases rate of reaction। आप समझ रहे मेरी बात को? तो एंजाइम क्या कर रहा है? एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ रही है? रेट बेसिकली हम जज करते हैं बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट। बराबर, कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट विद रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट विद रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम मतलब क्या, कि भाई गिवन टाइम में प्रोडक्ट कितना ज़्यादा बना, मतलब उसका फॉर्मेशन कितना हो रहा है, उसी को हम लोग रेट कहते हैं। ठीक है भाई, चलो ठीक है, इतना भी समझ में आ गया हमें। तो रेट, अगर किसी भी रिएक्शन की अगर हमको स्पीड देखनी है तो हम इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, ओके, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि रिएक्शन की स्पीड को हम कैसे जज करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है, रेट को हम लोग वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड velocity if the direction is specified। direction is specified। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रखी है कि भाई हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमारा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा या फिर उल्टा कि प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट बनेगा, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि ये हमारा वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी बेसिकली एक कोई क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ वेक्टर यूनिट। बराबर, तो उसके लिए डायरेक्शन मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब आगे समझते हैं कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको चलाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रेशर हो गया, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, पीएच हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं हमारे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को चलाने के लिए। टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एंजाइम के सिर्फ होने मात्र से, अगर इफ द एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सिस्टम,
तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। जैसे कि एक ना रिएक्शन चलती है आपकी बॉडी में, ये आरबीसी है मान लीजिए, ठीक है, ये आरबीसी है, ठीक है। अब ये जो आरबीसी है, इसके साइटोप्लाज्म में एक रिएक्शन चल रही है। क्या रिएक्शन है? कि आपका जो CO2 है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और H2CO3 बनाता है, बराबर। मतलब बाइकार्बोनेट बन रहा है आपका, मतलब कार्बोनिक एसिड बन रहा है। और इसको चलाने के लिए आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम के एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। लेकिन यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाहर नहीं होता, मतलब प्लाज्मा में नहीं होता। तो ये क्या है? दिस इज आरबीसी, ठीक है। और ये क्या है इधर? ये है प्लाज्मा। आप समझ रहे हैं बात को? तो प्लाज्मा में वो प्रेजेंट नहीं है, क्लियर है? अब क्योंकि प्लाज्मा में वो प्रेजेंट नहीं है, तो प्लाज्मा में क्या हो रहा है? यहाँ पर CO2 प्लस H2O is also making H2CO3, बट बाहर की जो रिएक्शन है, ये H2CO3 जो बन रहे हैं हमारे, ये 200 मॉलिक्यूल्स, कितना कहा मैंने? 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर बन रहे हैं। आप समझ रहे हैं? और वहीं अगर मैं अंदर देखूं, ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है सेम मॉलिक्यूल है, अंदर बन रहा है पता है कितना? आप जान के हैरान हो जाएंगे, 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और वो भी 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और वो भी प्रति सेकेंड। आप समझ रहे हैं? देखिए रिएक्शन कितनी तेज हो गई। अंदर जो रिएक्शन चल रही है वो बाहर वाली रिएक्शन से 10 मिलियन टाइम्स फास्टर है। आप समझ रहे हैं? ये चीज 10 मिलियन टाइम्स फास्टर चल रही है इन रिएक्शन, और सिर्फ किसकी वजह से? आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज अ एंजाइम विच इज वर्किंग देयर। तो इससे हमें समझ में क्या आया? इससे हमें समझ में एक चीज आ गई कि भाई एंजाइम का होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ एंजाइम का होना ही जरूरी नहीं है, वहां पर सूटेबल कंडीशंस होनी भी बहुत जरूरी है बच्चों। हाँ, एक बात बोली गई है, बोला यह गया है कि टेम्परेचर अगर आ जाए, अच्छा वाला टेम्परेचर, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को देखें तो अच्छा टेम्परेचर मतलब क्या? कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई रिएक्शन चल रही है, ठीक है, मान लीजिए ये सबस्ट्रेट 1, ठीक है, और ये है सबस्ट्रेट 2। सबस्ट्रेट 1 और सबस्ट्रेट 2 जब जुड़ रहे हैं तो वो बन रहा है सबस्ट्रेट 3। क्लियर है? आई मीन प्रोडक्ट, बेसिकली मान लीजिए प्रोडक्ट बन रहा है, सबस्ट्रेट 3 नहीं, प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब ऐसा करने के लिए आपने एक एंजाइम लगाया यहाँ पे, ठीक है, ये है एंजाइम E1, ठीक है। अभी एंजाइम लगाने से होगा क्या पता है? ये एंजाइम इन दोनों को जोड़ने के लिए मदद करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। समझे मेरी बात को? एंजाइम क्या करेगा? इन दोनों को जोड़ने के लिए मदद करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अगर मैं यही इस एंजाइम को टेम्परेचर का अगर डिफरेंस दे दूं, मतलब विद एवरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप जरा इसको रीड करिएगा और समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। विद every 10-degree rise in temperature, the rate of reaction doubles। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है। मतलब अगर कोई रिएक्शन आपको बढ़ानी है, टेम्परेचर आपने उसको उतना ही रखा। आप समझ रहे मेरी बात को? आपने जो एंजाइम की क्वांटिटी है वो भी उतनी रखी, सबस्ट्रेट भी उतना रखा, सब कुछ बराबर है, बस 10 डिग्री आपने राइज किया टेम्परेचर, ठीक है, और रिएक्शन का रेट डबल हो गया। कितना सही बात है। और वहीं अगर मैं बात करूं विद एवरी with every 10 degree fall in temperature, the rate of reaction
द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज बाय हाफ। ये भी है भाई, अगर आपको वरदान मिला है तो फिर आपको उसके मतलब नुकसान भी तो भुगतने पड़ेंगे। तो अगर 10 डिग्री बढ़ाने से रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है, तो 10 डिग्री कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन आधी भी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है एंजाइम्स के एक्शन में, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि भाई काम कैसे हो रहा है, ठीक है। वहीं एक और चीज़ है, अगर हम ऑर्गेनिज्म बदल दें तो सेम रिएक्शन अलग प्रोडक्ट भी देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, देखिए ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज को अगर आप पायरुवेट में कन्वर्ट करें पहले तो, या आपने पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे कि ग्लूकोज को पायरुवेट में जब आप कन्वर्ट करते हैं, तो ये आप रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे आप कि ग्लूकोज को जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो पायरुवेट में करते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। फिर पायरुवेट को ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वहाँ से एटीपी मिलता है आपको और वाटर वगैरह मिलता है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो इसके दो नतीजे निकल सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये लैक्टिक एसिड बन जाएगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग। पहला तो ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड, और दूसरा ये बन जाएगा इथेनॉल। अब ये ऑर्गेनिज्म बेस पे है कि भाई किस ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन हो रही है। अगर ये आपकी बॉडी में हो रही है, मतलब आरबीसी में हो रहा है या मसल्स में हो रहा है, तो फिर ये लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर ये ईस्ट में हो रहा है तो ये इथेनॉल बन जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स वहाँ पे अलग है, हमारे पास अलग है, इस वजह से इनका रिएक्शन भी अलग चलता है। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आई है? अगर ये आपको समझ में आई है तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार रिमाइंड करके देखिएगा, ठीक है। कोई डाउट रहेंगे तो आई कैन मीट यू इन पर्सन एंड आई कैन सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। तो इतना पार्ट तो आपको क्लियर हो चुका है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने के लिए कोई भी आपको ऑक्सीजन नहीं लगता। लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ O2 के एब्सेंस में यहाँ पर, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बन जाएगा ईस्ट के केस में। तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, आपके प्रोडक्ट भी बदल जाते हैं, सेम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बदल गया, ठीक है। तो इतना पार्ट तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये सब होता कैसे है, मतलब आपने ऐसे कैसे कह दिया कि सर क्या एंजाइम डाल दूंगा मैं तो फिर रिएक्शन इतनी स्पीड हो जाएगी, ऐसे कैसे, मतलब करते क्या है, बराबर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब देखो होता क्या है ना कि हमारे पास यहाँ पर एक सबस्ट्रेट है, मान लेते हैं, ठीक है। इधर एक सबस्ट्रेट है और यहाँ से हमारे पास हाँ जी, हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। सबस्ट्रेट का ये एनर्जी लेवल है यहाँ से, और हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे सबस्ट्रेट के ये यहाँ तक लेके आ रहे हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सबस्ट्रेट है, बराबर, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हियर वी हैव गॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट, ओके, एंड दिस इज अ सबस्ट्रेट, एक ओके, ठीक है जी। ये सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पर हमने नोटिस किया कि भाई देयर इज अ भाई ये है हमारा एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये कौन सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी,
एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये जो स्टेट है ना ऊपर की तरफ जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। ये एक तरीके से आप समझ लो कि एक टेम्पररी स्टेट है जहां पे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट होना है, आप इसको ऐसे समझो भाई के हाँ, मान लीजिए कि आपने ना सनराइज हो रहा है, ठीक है, सनराइज हो रहा है और सन जो है ना वो भाई निकलते निकलते ना नीचे से ऐसे निकल रहा है और वो ना पहले रेडिश ऑरेंजिश है, बराबर है, ठीक है, और वो रेडिश ऑरेंजिश जो सन है ना वो फिर बाद में जाकर के कंप्लीट येलो, ब्राइट येलो हो जाएगा एकदम ना, ठीक है। सो ये जब ऐसा होता है, जब ये ऐसा होता है तब उस समय पर ऐसा तो होता होगा ना, कोई ट्रांजिशन स्टेट आती होगी जहां पे वो कंप्लीटली ऑरेंज भी नहीं है और कंप्लीटली येलो भी नहीं है, बराबर। मतलब वो ऑरेंज जब वो था स्टार्टिंग में तब वो रेडिश था, बराबर, सुबह सुबह में ऐसा होता है, फिर उसके बाद वो ऑरेंजिश होता है, ऑरेंजिश से फिर वो येलो निकलता है। तो बीच में एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट आती है जहां पर वो कंप्लीटली इस तरफ भी नहीं है और उस तरफ भी नहीं है। मतलब जब एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो ना तो कंप्लीटली सबस्ट्रेट है ना ही कंप्लीटली प्रोडक्ट है, वो बीच में एक स्टेट आ गई और वो टेम्पररी स्टेट होती है, वो रहता नहीं है उस समय पर। बस उस स्टेट में जाने के लिए उसको ना बहुत एनर्जी लगती है और ये एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या होता है कि अगर कोई भी आकर के ये कहे कि भाई देखो तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, सबस्ट्रेट तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, इतनी एनर्जी अटेन करके फिर प्रोडक्ट बनते हो, रुको मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ, तुम यहाँ से जाओ तो तुम्हारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना वो कम हो जाएगी, तुम कम एनर्जी खर्च करके कम छोटा रास्ता अपना के तुम जल्दी पहुंचोगे अपनी मंजिल तक। तो बोलता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, बताइए कैसे हो सकता है। तो एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को गाइड करता है और वो बोलता है कि भाई देखो तुम अब तक भाई गलत रास्ता अपना रहे थे, ये देखो मैंने तुम्हें बताया ऐसे करो। और इस तरीके से जो सबस्ट्रेट है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी गई। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने क्या लिखा यहां पर, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। आप समझ रहे मेरी बात? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम एंड एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ये दो चीजें हैं। क्लियर? एंजाइम डालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, एंजाइम डालोगे तो, अगर आप नहीं डालेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी, वो सबस्ट्रेट फिर वो अपना पुराना रास्ता लेकर के फिर से जाएगा। तो इससे हो क्या रहा है, इससे आप एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहे हो, ट्रांजिशन स्टेट जो हो रही है वो जल्दी अचीव हो रही है और प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब हम जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहे हैं वो एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से हमारा एंजाइम फास्ट काम कर पाता है। तो ये है उस एंजाइम के काम करने का राज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एंजाइम काम करता है। तो ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और यहाँ पे बच्चों एक और चीज़ समझनी है कि इधर ना कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए कि सबस्ट्रेट तो ऊपर है एनर्जी के लेवल में और प्रोडक्ट नीचे है, तो ये किस तरीके की एनर्जी है? यहाँ पर एनर्जी हमारी बाहर जा रही है, बराबर, दे आर रिलीजिंग द एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, ये एक एक्सोथर्मिक, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यहाँ पर हीट या फिर एनर्जी बाहर निकल रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको हम लोग एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी कहते हैं। याद रखेंगे इसे, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भाई सबस्ट्रेट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, स्टार्टिंग एनर्जी ज़्यादा थी और लास्ट एनर्जी कम है, तो एनर्जी नीचे आई, इसका मतलब हमारा रिएक्शन में एनर्जी लॉस हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है जी, ओके। तो अब हम क्या समझने वाले हैं यहाँ पर कि भाई एंजाइम का जो एक्शन है वो कैसे होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कुछ, ये है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट
इसको हम लोग बोलेंगे ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने। ठीक है, फिर क्या किया, ES कॉम्प्लेक्स से हमने बनाया EP कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर हमने बनाया यहाँ पर, हमने बनाया एंजाइम और प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन। इसका मतलब पता है क्या होता है कि एंजाइम को हमने सबस्ट्रेट के साथ जोड़ा तो बन गया ES कॉम्प्लेक्स, और फिर हमने एंजाइम को प्रोडक्ट के साथ जोड़ा तो वो बन गया EP कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो गए, तो एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग होने की वजह से हमारा, अच्छा इसमें अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो जो क्या बोलते हैं एफिनिटी होती है वो वीक होती है। मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी स्ट्रांग होती है, एंजाइम और प्रोडक्ट की एफिनिटी वीक होती है, तो इसलिए प्रोडक्ट सब एंजाइम से अलग हो जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए ओवरऑल। ठीक है, तो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन इस तरीके से काम करता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं तो ज़रा देखते हैं, एक डायग्राम बना लेता हूं और फिर फटाफट हम आते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। सो यहाँ देखो, अब यहाँ पर आ गया आपका डायग्राम, बराबर। अब ये जो डायग्राम है इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आए कि ये एंजाइम है, दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट, दोनों जुड़े तो ये एक एफिनिटी बन गई इनके बीच में, यहाँ पर एक बॉन्ड सा बन गया। क्लियर है, ये एक्टिव साइट पे इनका जुड़ गया। अच्छा बाय द वे इसको हम लोग एक्टिव साइट कह रहे हैं। यहाँ पर ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है दिस इज एक्टिव साइट, और इसको ना रिएक्टिव साइट कहते हैं एक्चुअली। एक्टिव साइट और रिएक्टिव साइट जुड़ गए आपस में। ठीक है, और ये बन गया इस तरीके से। तो अब ये बन गया ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, एंजाइम ने सबस्ट्रेट के अंदर कुछ तो कॉन्फर्मेशनल या कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जिसकी वजह से उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एंड इवेंचुअली वो EP कॉम्प्लेक्स बनता है। EP कॉम्प्लेक्स में क्या होता है भाई, यहाँ पर इस तरीके से ये जो बॉन्ड यहाँ पर बना, मतलब ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट में रिएक्टिव साइट फिट हुई है, उसने कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जिससे सबस्ट्रेट बदल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब प्रोडक्ट यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है ना उसमें वो एंजाइम से अलग हो जाएगा क्योंकि उनकी एफिनिटी वीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उनकी एफिनिटी वीक है इसलिए वो छोड़ देगा उसको, एंड इवेंचुअली दे आर गोइंग टू स्टे सेपरेट। और एंजाइम क्या करेगा, फिर एक नए प्रोडक्ट को नए सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, तो ये रिसाइकल होते रहता है। तो एंजाइम कभी खत्म ही नहीं होता इस तरीके से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब भी एक रिएक्शन कंप्लीट होगी ना आपको एंजाइम एज इट इज मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है एक रिएक्शन की जहां पर हमारा एंजाइम कभी खत्म हो ही नहीं रहा है। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि हमारा जो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन है वो कैसे काम करता है, वो क्लियर हमें हो गया है। ठीक है, आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब हम समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो अब समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ओके, अब इसका मतलब क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी का? इसका मतलब कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने अभी ऊपर लिख के दिखाई थी आपको कि हमें किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए किस चीज़ की कौन कौन सी ये है, टेम्परेचर, प्रेशर, pH एंड सबस्ट्रेट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इन सब चीज़ों से ही हमारी एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेम्परेचर से कैसे। ठीक है, टेम्परेचर से कैसे। अब कोई भी एक एंजाइम हम ले लें हमारी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, अब ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है हमारी बॉडी में। अब इसका अगर मैं आपको एक यहाँ पर मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखा दिया। ठीक है, ये है हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम, और इस ट्रिप्सिन एंजाइम में ये ग्राफ है, इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इस साइड से मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली साइड पे ना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इस साइड पर रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को तो हम लोग क्या लिख रहे हैं,
हमने पीछे क्या लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन, तो आर लिखा था ना, आई गेस आर ही था वो, कुछ था नहीं बट रेट लिख देते हैं, ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बढ़ रही है। क्लियर है? ओके, इसको हम लोग एंजाइम एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन और एंजाइम एक्टिविटी ये हमने देख लिया। अब क्या देखा हमने यहाँ पर कि भाई इस तरीके से एक थोड़ा सा कर्व भी बनेगा, ये बट बनता नहीं है, हाँ ऐसा कुछ बनेगा, बेल शेप्ड आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, लेट मी डू सम मेहनत इन मेकिंग दिस पर्टिकुलर। ये गया ऊपर और ये गया नीचे। हाँ जी, अब यहाँ पर आपको समझ में क्या आया? इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आया बताइए मुझे। हमें इस ग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि भाई जब टेम्परेचर इतना था, इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो जब टेम्परेचर लो था तब रेट ऑफ रिएक्शन इतनी थी, बराबर है? इस तरीके से हम इसको ऐसे देखते हैं ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इतनी थी, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम थी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, आप देख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बढ़ गई। जब टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पहुँच गई है, देखो आप यहाँ से अगर मैं सीधा देखूँ यहाँ पहुँच गई है। क्लियर है? और इवेंचुअली जब टेम्परेचर इतना पहुँचा तब रेट ऑफ रिएक्शन भी एकदम अपने मैक्सिमम पे पहुँच चुकी है। आप समझ पा रहे हैं? अब ऐसा हम कब देख पाते हैं, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म में देख पाते हैं? हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में, कि भाई ये मैक्सिमम पे पहुंच गया। उसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारे गट में, इंटेस्टाइन में 1-2 डिग्री ज़्यादा होता है, ठीक है, और बाकी सब जगहों पे 1-2 डिग्री कम होता है बॉडी में। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमारी बॉडी में होता है मेजर। ठीक है, तो 37 पर ये मैक्सिमम काम कर रहा है, मतलब ट्रिप्सिन एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस पर अपनी बेस्ट एक्टिविटी दिखाएगा। मतलब इस टेम्परेचर को हम क्या नाम दे सकते हैं? हम कह सकते हैं दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर व्हाट? ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर और बढ़ाते चले गए, जब आप 40 डिग्री पे लेके चले गए तब रिएक्शन वापस से कम हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गई। इसका मतलब यहाँ पर एंजाइम क्या हो रहा है? यहाँ पर एंजाइम डीनेचर हो रहा है बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है यहाँ पर। आप समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीजेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंजाइमेटिक एक्टिविटी जब डिक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंजाइमेटिक एक्टिविटी जब डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एंजाइम मर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी कमजोर हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीजेस। इतना पार्ट क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या हुआ होगा? इधर जहाँ पे बिल्कुल ही जीरो हो गई, बराबर, इसका मतलब एंजाइम कंप्लीटली डीनेचर हो चुका है। ठीक है, एंजाइम इज डीनेचर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, एंजाइम कंप्लीटली डीनेचर हो चुका है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है जी, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवरऑल। ठीक है, कंसंट्रेशन, सॉरी, आपके टेम्परेचर का इफेक्ट। अब सेम चीज अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम सेम चीज देखें, सेम ग्राफ आपको किस फॉर्म में दिखेगा? एक मिनट रुकिएगा। तो बच्चों यहाँ पर आ गया हमारा एक और ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ में हमने क्या देखना है? हमने पीएच एक्टिविटी देखनी है। पीएच एक्टिविटी सबसे बढ़िया कौन एक्सप्लेन करता है? हमारा पेप्सिन एंजाइम, बराबर। आपको पता होगा पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टमक में पाया जाता है, बराबर है। अब वो अगर आप बिल्कुल ही लो पीएच कर दोगे, एकदम 0 पीएच कर दोगे, तो फिर 0 पीएच मतलब जैसे कोई होता नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत कम पीएच कर दोगे तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। उसको काम करने के लिए चाहिए 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3 के आसपास, बराबर। तो ऑलमोस्ट अगर आप कम पीएच रखते हैं, मान लेते हैं हम लोग 3 पीएच पकड़ सकते हैं, ठीक है, चलो 2 पकड़ लेते हैं। 2 पीएच पे अगर हम देखें, ये एक्टिविटी हो गई, ये 1 पीएच हो गया और ये 3 पीएच हो गया। ठीक है, बहुत पीएच अगर कम हो गया तो एक्टिविटी 0 हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो गया तो दिस इज 1, 2, 3। ठीक है, या फिर हम इसको काम करते हैं, 1 इधर हो गया, 3 इधर हो गया,
4 इधर हो गया और 5 इधर हो गया, ठीक है ऐसा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इन pH पर एक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। तो 3 पर हाई है, 3 के ऊपर जैसे ही आप लेके चले गए pH कम होता चला गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है बच्चों, याद रखना ये चीज़। रेट ऑफ रिएक्शन आपका यहाँ से बढ़ता चला गया था, 1 pH पर था इतना, 2 pH पर काफ़ी ऊपर गया, 3 pH पर मैक्सिमम गया। तो मतलब 3 pH क्या हो जाता है बच्चों आपका, pH 3 आपका ऑप्टिमम pH है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑप्टिमम pH है किसका, पेप्सीन का। आर होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद pH वापस से आप जब बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन गिरने लग जाएगी, और इस टाइम पर तो बहुत ही कम हो गया। मतलब उसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो चुकी है। किस वजह से? आपके pH बढ़ा देने की वजह से। तो ये एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है जब आप pH को डिस्टर्ब करते हैं। तो आपने देखा टेम्परेचर के केस में क्या प्रॉब्लम आई, pH के केस में क्या प्रॉब्लम आई। तो ये वाला जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, ये है pH का ग्राफ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमने pH देखा और यहाँ पर हमने क्या देखा, टेम्परेचर, ठीक है जी। तो टेम्परेचर pH समझ में आ गया आपको। अब आगे जाते हैं और हम देखते हैं हमारे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है जी। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ ना सबसे मुश्किल टॉपिक, अब तक का सबसे मुश्किल टॉपिक जो आपको लगेगा वो यही लगने वाला है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं इस केस में बच्चों को समझने में, तो थोड़ी सी कोशिश करिएगा बच्चों, ठीक है। फोकस करके ज़रा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ओके भाई, हाँ जी, ये लो जी। तो ठीक है, तो ये है हमारा एक पर्टिकुलर ग्राफ। इसमें मैंने आपको एक कोशिश करता हूँ यहाँ से एक लाइन बनाने की। वेरी नाइस, वेरी स्मूथ लाइन एंड हाँ जी, no, that's wrong. एक मिनट, हाँ जी। ओके, एक मिनट रुको जरा, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, फिर आपको बताऊँ। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर फोकस करेगा। देखिए, ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पर आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। वाई एक्सेस पर आपकी वेलोसिटी है। अब समझिएगा, ठीक है। ये है वेलोसिटी। अब वाई एक्सिस पर जो वेलोसिटी है, ये जो ब्लू लाइन ऊपर की दिख रही है बड़ी वाली, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी, मत इसको साइड में करें, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों वी मैक्स, ओके। ये वी मैक्स रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये वाली जो है, इस वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं, ये है हाफ ऑफ वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का लगभग आधा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक v है, वेलोसिटी है। तो ओवरऑल मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी ये है और मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा ये है। और मुझे x एक्सिस से क्या समझ में आ रहा है कि मैं जब इतना सबस्ट्रेट डालूंगा, इतना सबस्ट्रेट जब मैं दूंगा हमारे
सिस्टम को, हमारे रिएक्शन को, ये वाला, ठीक है, ये है मैक्सिमम सबस्ट्रेट बच्चों, है ना। व्हाट इज दिस? मैक्सिमम सबस्ट्रेट। ठीक है जी, ये मैक्सिमम सबस्ट्रेट है। मैक्सिमम सबस्ट्रेट दोगे तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। अब मैक्सिमम सबस्ट्रेट से कितना भी ज़्यादा दे दो, उसके बाद देखो, आप देखो रिएक्शन की स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि भाई कितना भी सबस्ट्रेट दो, मैक्सिमम सबस्ट्रेट एक बार आपने दे दिया, उसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट दो, उसके बाद आपकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, वी मैक्स आपको क्लियर हो गया क्या है? वी मैक्स विल बी अचीव्ड एट मैक्सिमम सबस्ट्रेट। ठीक है, वी मैक्स का हाफ कितने सबस्ट्रेट पे अचीव हो रहा है? यहाँ देखिए बच्चे, यही तो एकदम चौंकाने वाली बात है कि आपने सबस्ट्रेट दिया इतना, ठीक है, ये जो वैल्यू है सबस्ट्रेट की, ठीक है, इस वैल्यू को अभी फिलहाल हम लोग लिख देते हैं के वैल्यू। आपने के अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट दिया, आपने के अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट दिया, तो आपको आपके मैक्सिमम स्पीड की हाफ स्पीड अचीव हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये क्या, इसका मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको मैं थोड़ा सा ना आपको डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि जो सबस्ट्रेट है ना, ये है पैसे, रुपए, आपकी मनी है, बराबर। और वो जो वी है ना, वो टाइम है, कितने समय में आपका पैसा आपको डबल, या मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं हूँ बैंकर और मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों आप अपना पैसा मुझे दीजिए। मान लीजिए कि आप मुझे 1 लाख रुपए देते हैं, ठीक है, वो 1 लाख रुपए आपका सबस्ट्रेट है। आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया और मैंने आपको कहा कि मैं आपको 10 साल बाद इस 1 लाख का 10 लाख बना के दे दूँ। समझ रहे हो आप? 10 साल में 10 टाइम्स करके दे दूँगा आपको। ठीक है, तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि अगर 1 साल में 10, मतलब 1 साल में 10 लाख बन रहे हैं, बराबर है, मतलब सॉरी 10 साल में 10 लाख बन रहे हैं 1 लाख का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कैलकुलेशन कैसे बैठेगी? मतलब 5 साल में 5 लाख बनेंगे, आधे समय में आधा आधा तो ग्रोथ हो ही चुका होगा ना, बाकी में तो फिर आगे का बनेगा। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेशन बिठाई होगी अपने दिमाग में और आपने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, दे देते हैं 1 लाख रुपये। आपने मुझे 1 लाख रुपये दे दिया, अब आप 10 साल के लिए वेट कर रहे हैं। 3 साल बाद, 3 साल भी छोड़िए, 2 साल बाद आपने मुझसे पूछा, भावेश सर आप मुझे बताइए कि मैंने जो आपको 1 लाख रुपए दिया था, अब उस 1 लाख रुपए का कितना बन चुका है, कितना अमाउंट बन चुका है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके उस पर्टिकुलर अमाउंट का, जो भी मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैंने आपको 10 लाख प्रॉमिस किया 10 साल में, मैंने आपको 2 साल में ही उस पर्टिकुलर अमाउंट का डबल कर दिया, 5 लाख कर दिया। समझ रहे? 2 साल में ही सिर्फ। आपको समझ पा रहे हैं इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 साल में ही उसका डबल हो चुका है। इसका मतलब ये कि 2 साल में अगर वो डबल हो गया, इसका मतलब दैट इज अ गुड स्कीम जिसमें आपने अपना पैसा डाला था। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, मुझे कंटिन्यू नहीं करना, मुझे दे दो पैसा मेरा वापस। 2 साल में ही आपको 5 लाख मिल गया वापस। समझो इस चीज़ को। आप 8 साल और वेट करोगे तब जा करके आपको 10 लाख मिलेगा। समझे कि नहीं? आपको मैंने 2 साल में ही 5 लाख बना दिया। आप क्या करेंगे? आप 5 लाख ले लोगे मुझसे और आप बोलोगे भावेश सर वो जो साइकिल थी ना कि मैं आपको आज 1 लाख दो, आप 10 साल बाद मुझे 10 लाख दोगे, मैं आपको आज 5 लाख दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आप मुझे 10 साल बाद 50 लाख देना। आप समझ रहे हैं कि मतलब 2 साल प्लस बचे हुए 10 साल, बराबर कि नहीं? तो टोटल 12 साल में आपने 1 लाख का 50 लाख कर लिया इंस्टेड ऑफ 1 का तो सोचिए कि कितनी अच्छी रिएक्शन है ये जो स्कीम थी कितनी सही स्कीम थी। बीच में रोक करना है, मतलब बीच में रोक के उसे आप अपना ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये जो स्कीम थी ये तो हमें समझ में आ गई, बट अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे इसका क्या रोल है, इसको समझाइए। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों क्या सिनेरियो हो रहा है एग्जैक्टली कि ये जो पर्टिकुलर के है, समझे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो पर्टिकुलर के है ये आपका एक ऐसा वैल्यू है सबस्ट्रेट का, इसको के एम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग माइकलिस मेंटन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग माइकलिस मेंटन कांस्टेंट भी कहते हैं।
ठीक है। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कहता है कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन को मैक्सिमम अमाउंट में मैक्सिमम मतलब स्पीड पे चलाना है, मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, जितनी स्पीड ज़्यादा उतना टाइम कम, बराबर। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एक रिएक्शन है जिसको चलाने के लिए मुझे 2 घंटे लगते हैं, मतलब 2 घंटे में मैं सारा सबस्ट्रेट कन्वर्ट कर दूंगा, 2 घंटा, लेकिन मिनिमम लगेगा ही लगेगा। और ये इसकी बेस्ट स्पीड है 2 घंटा। अगर आप कम सबस्ट्रेट दोगे तो इससे ज़्यादा भी स्पीड लग सकती है, मतलब सॉरी, इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है, 2 का 4, 4 का 8, 10 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 2 घंटा मतलब मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम टाइम मतलब मैक्सिमम स्पीड। आपको अगर मान लीजिए कि पॉइंट ए दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल करना है, तो दिल्ली टू मुंबई आज सबसे फास्टेस्ट ट्रेन 16 घंटे में पहुंचाती है, बराबर, 16 आवर्स में पहुंचा रही है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वो कम से कम टाइम लेगी, 16 की जगह वो 10 घंटे लेगी, बराबर। अगर मान लीजिए बुलेट ट्रेन चालू होगी तो 16 की जगह 10 घंटे लेगी वो, बराबर, 10 की जगह फिर 8 घंटे भी ले सकती है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर स्पीड बढ़ रही तो टाइम कम होना चाहिए। आपने क्या कहा, लेकिन मैंने फॉर एग्जाम्पल, चलो इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते। मैंने आपको कहा कि भाई एक काम करते, दिल्ली जाना, ठीक है, बताइए कि कैसे जा सकते हैं। आपने बोला कि सर आप ना राजधानी एक्सप्रेस की टिकट करवा लीजिए, आपको 16 घंटे में पहुँचा देंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, 16 घंटे तो बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे। तो मैंने बोला कि भाई बताइए फिर कितना प्राइस देना पड़ेगा। तो आपने बोला कि सर उसका ना 5,000 रुपये टिकट है। मैं कहा पागल हो गया, 5,000 रुपये टिकट में क्यों भरूँ, मैं फ्लाइट से जाऊँगा इससे अच्छा, बराबर। अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें 16 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं वाई वुड आई इन्वेस्ट 5 आवर्स, आई मीन 5K, 5,000 रुपीज़ में क्यों इन्वेस्ट करूँ। तो उस केस में फिर आप क्या बोलेंगे, भाभी सर आपके लिए एक और स्कीम, आप एक काम करिए, आप चाहते हैं कि कम पैसों में जाएं, तो कम पैसों के लिए आपके लिए ना थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, मतलब स्पीड स्लो हो जाएगी ट्रेन की। आप एक ऐसी ट्रेन में बैठाएंगे हम आपको जिसकी स्पीड स्लो होगी, लेकिन पैसे कम होंगे उसमें, जो फीस होगी उसकी, जो टिकट होगी वो सस्ती होगी। कितनी बोलते हैं सर, 2,500 रुपये टिकट होगी, और आपको ना हम कोई दूसरी ट्रेन से भेज देंगे, दुरंतो एक्सप्रेस से भेज देंगे, या फिर आप क्या बोलते हैं गरीब रथ से भेज देंगे, राजधानी की जैसी होती है वो भी, बट 18 से 20 घंटे लेगी वो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, 2-4 घंटे ज़्यादा जा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पैसे बच रहे हैं मेरे, तो मैं उस चीज़ को लगाऊँ। तो मतलब पैसा बच रहा है का मतलब क्या, सबस्ट्रेट बच रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। सबस्ट्रेट आप कम डालिए, सबस्ट्रेट आप कम डालिए, तो आप मैक्सिमम स्पीड नहीं, आप मैक्सिमम स्पीड के हाफ स्पीड पर पहुँचेंगे। अगर मैक्सिमम स्पीड है 16 घंटे की, बराबर, तो स्पीड अगर हाफ कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 32 घंटे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो स्पीड को अगर मैंने हाफ किया, तो अगर आप अफोर्डेबल स्पीड, मतलब उस स्पीड को आप अफोर्डेबल स्पीड मानते हैं, तो आप उस पर चलाइए अपना पर्टिकुलर सिनेरियो। अब मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, देखिए इसको ना इंडस्ट्रीज में कैसे यूज़ करते हैं मैं वो समझूंगा। जिस एंजाइम का Km वैल्यू कम होता है, जिस एंजाइम का Km वैल्यू कम होता है, उस एंजाइम का बेस्ट यूज़ होता है मार्केट में। कैसे भाई, देखो मैंने हाफ स्पीड अफोर्ड कर ली, मैंने बोला कि चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इतना घाई है भी नहीं पहुंचने का, बराबर, मेरे को आप हाफ स्पीड में पहुंचाइए, लेकिन मेरा पैसा बचना चाहिए, मेरे पैसे कम से कम लगने चाहिए। तो उन्होंने बोला देखो सर, मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचने के लिए आपको देने पड़ रहे थे 5,000 रुपये, अब आपको सिर्फ 500 रुपये देने पड़ेंगे। मैं कहा क्या, 500 रुपये देने पड़ेंगे बस, इसका मतलब 10 टाइम्स मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। अरे वाह, आइडियली हाफ स्पीड हुई है तो हाफ प्राइस होना चाहिए, लेकिन कॉस्ट तो 10 टाइम्स रिड्यूस हो गई। इसका मतलब भाई ये ट्रेन तो बहुत बढ़िया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ऐसा एंजाइम जो अपने इस पर्टिकुलर मैक्सिमम सबस्ट्रेट के मुकाबले में बहुत ही कम सबस्ट्रेट दे रहा है मुझे, तो वो चीज़ सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये जो Km वैल्यू होती है ना, इसको हम लोग माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं। और जिस एंजाइम की, ठीक है, मतलब Km वैल्यू अगर सबसे कम है, ठीक है, द एंजाइम, क्या बोलेंगे हम लोग, लोएस्ट द Km वैल्यू, लोएस्ट द Km वैल्यू बेटर द एंजाइम। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ।
लोएस्ट द केएम वैल्यू बेटर द एंजाइम। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। जितनी छोटी केएम वैल्यू होगी उतना अच्छा एंजाइम होगा आपका। बस यही है कहानी, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना पार्ट अगर हमने समझ लिया तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में समझ पाएंगे। क्लियर है कि भाई केएम वैल्यू जितना छोटा होगा एंजाइम उतना ही अच्छा होगा। अब एक और सवाल उठता है मन में कि सर ये जो जगह है, ये जो आपने अभी बताई हमें, इसमें इस पॉइंट के बाद स्पीड क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि सारा एंजाइम इज ऑक्यूपाइड, ऑल ऑफ द एंजाइम इज ऑक्यूपाइड, ऑल ऑफ द एंजाइम इज ऑक्यूपाइड हियर। जब तक बढ़ती थी बढ़ गई, बराबर। अब सारा एंजाइम ऑक्यूपाई हो चुका है, इस वजह से अब स्पीड नहीं बढ़ सकती, तो इसलिए यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जब कोई नया एंजाइम फ्री होगा तब जाकर वो पिछले वाले नए सबसेट को पकड़ेगा। जब तक एंजाइम हमारे पास भरपूर थे तब तक स्पीड बढ़ रही थी, और जैसे ही हमारा स्पीड हमारे सैचुरेशन पे पहुंचा उसके बाद सारे एंजाइम ऑक्यूपाई हो चुके थे। तो ये एक मेजर हमारी अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट। अब इसके बाद अगर आपको नहीं समझा अभी भी ये पॉइंट, तो आप पर्सनली आगे मुझसे पूछिए, नहीं तो रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्लो में देखिए, रिवाइंड करके देखिए, बार बार देखिए, आपको समझेगा ये चीज़। ठीक है, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आपको क्लियर हो गया। अब आता है हमारा अगला पार्ट विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? हमने ना एंजाइम की डिफरेंट क्लासेस ले ली। ये सबसे ईजिएस्ट पार्ट है। ठीक है, हमारे पास टोटल ऐसे 6 डिफरेंट क्लासेस आ रही हैं। ठीक है, जो हमें यहाँ पर समझनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारी जो क्लास आती है वो आती है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस। अब इनके ऊपर मैं बस थोड़ा थोड़ा आपको लाइट थ्रो करता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या क्या करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ये रेडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। ठीक है, दे कैटलाइज रेडॉक्स रिएक्शंस। ये रेडॉक्स रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एग्जाम्पल आ जाता है हमारा। एग्जाम्पल क्या है? ठीक है जी, इतना पार्ट क्लियर हो गया। ट्रांसफरेजेस में क्या आ गया कि भाई ये एक फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से हटा के दूसरे मॉलिक्यूल पे डालते हैं, मतलब दे एक्चुअली कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है जी, तो ये ट्रांसफरेजेस हो गया। सो दे ट्रांसफर स्पेसिफिक ग्रुप्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ठीक है, तो हमने क्या कहा? दे ट्रांसफर functional groups from one substrate to another। एग्जाम्पल क्या है? इसमें एग्जाम्पल दिया है
ट्रांसफरेजेस में एग्जांपल है ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेस। ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेस, ग्लूटामेट ट्रांसअमाइनेस लिख देता हूँ। ये लो जी, ये हो गया ग्लूटामेट ट्रांसअमाइनेस। ओके, हाइड्रोलेसिस के बारे में अगर बात करें तो हाइड्रोलेसिस क्या करते हैं? हाइड्रोलेसिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द बॉन्ड्स इनटू स्मॉलर पार्ट, मतलब बेसिकली वो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर किसका एग्जांपल है? अमाइलेज का एग्जांपल है, ठीक है। अमाइलेज देख लेते हैं एक बार, ठीक है। दे ब्रेक डाउन bonds, covalent bonds, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आएगा यहाँ पर? एग्जाम्पल आता है अमाइलेजेस, लाइपेजेस, ठीक है। तो ये हो गया। लाइएजेस के बारे में क्या बात करेंगे कि दे कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विदाउट द रिमूवल ऑफ वाटर। दे ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड्स विदाउट रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या आता है लाइएजेस का? एग्जाम्पल है हमारे पास हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है जी, ये हो गया। आइसोमरेजेस में क्या दिया है? आइसोमरेजेस में बेसिकली दे डू द रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ग्लूकोज को अगर हम फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा आइसोमराइजेशन हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग हेक्सो आइसोमरेज कह सकते हैं, ठीक है। फॉस्फोएक्सो आइसोमरेज लिख नहीं रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ आपको ऐसे। हालांकि ये पूछते नहीं हैं कि कौन सी क्लास का, मतलब ये एंजाइम जो मैंने लिखा है ये कौन सी क्लास में आता है, ऐसा सच पूछते नहीं है। बस इतना पूछेंगे कि भाई जो लाइएजेस हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोलेजेस हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से पूछेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में इनका नाम मेंशन नहीं है जो मैं आपको एंजाइम्स बता रहा हूँ, बराबर। हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज ऐसा कोई एंजाइम मेंशन नहीं है वहाँ पर। अगर हम बात करेंगे लाइगेजेस के बारे में, सो दे कैटलाइज formation of covalent bondings, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड्स बना लो या कोई भी तरीके का बॉन्ड बना लो, उसमें आपका क्या बन रहा है?
लाइगेज काम कर रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो लाइगेजेस एक लौते ऐसे एंजाइम हैं जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, बाकी सब बॉन्ड तोड़ रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। लाइगेजेस हमें समझ में आ गया, ओके जी। अब बात करेंगे हमारे लास्ट पार्ट के बारे में, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़, आई नो बहुत लंबा चल गया ये सेशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग चिल मारेंगे अभी। ये कोफैक्टर इज़ द लास्ट पार्ट, ठीक है जी। तो कोफैक्टर समझते हैं। पहला, कोफैक्टर क्या होते हैं? These are non-protein constituents that bind to an enzyme to make it catalytically active. लिख देते हैं भाई, बुकिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो क्या बोला है उन्होंने? They are non-proteinaceous. They are non-proteinaceous, या फिर नॉन प्रोटीन लिखेंगे, नॉन प्रोटीन constituents that bound to an enzyme to make it catalytically एक्टिव। समझ रहे बात को? तो कैटालिटिकली एक्टिव बनाना है हमारे कोफैक्टर्स को, ठीक है जी। तो ये है हमारा कोफैक्टर। अब समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे हो रहा है, ठीक है। तो कोफैक्टर में भी ऑफ 3 टाइप के होते हैं ये। पहला होता है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। पहला होता है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा होता है हमारा कोएंजाइम, और फिर आता है मेटल आयंस, ठीक है जी। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे कोएंजाइम, और फिर उसके बाद बात करेंगे मेटल आयंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्थेटिक क्या होता है? पहली चीज़, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होते हैं ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी। ये हो गए हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, कोएंजाइम क्या होते हैं? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, ठीक है। और मेटल आयंस क्या होते हैं? मेटल आयंस इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझे मेरी बात को? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं बच्चों, दे आर टाइटली और फर्मली बाउंड, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे दे आर टाइटली और फर्मली बाउंड, ठीक है। यहाँ पर दे आर ट्रांजिएंटली का मतलब क्या होता है? टेम्पररी, ठीक है। ट्रांजिएंटली का मतलब क्या होता है? टेम्पररीली बाउंड। अब समझ रहे हैं? ये टेम्पररीली बाउंड है, ठीक है। और ये भी टेम्पररीली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो आपके मेटल आयंस भी आपके हाँ जी,
ठीक है जी, इतना पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या है सर? किसमें? हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप में। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में बच्चों एग्जाम्पल दिया है हमारे हीम ग्रुप का। हीम ग्रुप इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, किस चीज़ के लिए? हीम ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। एंजाइम कौन सा है? किस एंजाइम के लिए? तो पेरोक्सिडेज एंड कैटालेस एंजाइम के लिए। पेरोक्सिडेज एंड कैटालेस, ठीक है, पेरोक्सिडेज एंड कैटालेस एंजाइम के लिए ये क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ काइंड ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो यहाँ पर ये कौन है? दिस इज एन एंजाइम, ये एंजाइम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए को एंजाइम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो को एंजाइम का एग्जाम्पल क्या बन जाता है? को एंजाइम में हमारे पास है फॉर एग्जांपल को एंजाइम NAD। ठीक है, तो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD। ठीक है, NAD एंड NADP, they contain vitamin niacin। ठीक है जी, तो ये हमें समझना है कि ये विटामिन नियासिन है। अच्छा जी, मतलब क्या? कि मतलब हमारे पास जो NAD और NADP है, ठीक है, ये कोएंजाइम्स हैं। ओके, और इनको हेल्प करता है हमारा विटामिन नियासिन। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे कोफैक्टर का कंसिडर, मतलब कोफैक्टर का पार्ट कंसिडर किए गए हैं। NAD एंड NADP बराबर, जिनके पास विटामिन B3, जिनको हम लोग नियासिन कह रहे हैं, बराबर, ये हमें उसको मैं मतलब कैसे समझाऊंगा आपको कि NAD एंड NADP आर कंसिडर्ड एज कोएंजाइम्स जिनको हेल्प कर रहे हैं नियासिन। तो नियासिन, ये जो वर्ड, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये आपको याद रखनी है कि भाई इसको हमने हेल्पर का हेल्पर बनाया है। NAD एंड NADP आर हेल्पर्स, बराबर, और उनको हेल्प करने के लिए भी नियासिन विच इज़ विटामिन B3 काम आ रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको बच्चों। तो ये विटामिन B3 है। ठीक है, बस आपको याद रखना है ये वाला पार्ट। अच्छा, अब इसके अलावा हमें और क्या याद है? मेटल आयंस। अब मेटल आयंस में हमें क्या देखना है बच्चों? मेटल आयंस में हमारे पास है, हाँ जी, तो मेटल आयंस में हमारे पास है जिंक बच्चों। जिंक ना हमारी बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये एक कोफैक्टर है कार्बोक्सी पेप्टिडेस एंजाइम का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है? कार्बोक्सी पेप्टिडेस एंजाइम। तो अगर आप कार्बोक्सी पेप्टिडेस एंजाइम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा? हमको दिखा कि भाई जो जिंक है वो कार्बोक्सी पेप्टिडेस एंजाइम के साथ लूजली बाउंड करेगा और उसको हेल्प करेगा। अब कार्बोक्सी पेप्टिडेस एंजाइम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है, तो वो आपको अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, वो हटा दिया आपके सिलेबस से, बट ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ये आपके किसके पार्ट हैं बच्चे? ये आपके मेटल आयंस के पार्ट हैं। क्लियर? कोएंजाइम क्लियर, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आपको नहीं समझा है इसको बार बार देखिए, अगेन रिपीट पे देखिए। ठीक है, सो वी हैव
covered a lot of things so far from this particular chapter. I think मैंने कुछ छोड़ा नहीं है. अगर कुछ छूट गया है so we will reconsider that. हम दोबारा से उसको कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, जस्ट टेल मी, आपको अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं आप पर्सनली मिल करके भी उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, एंड इफ़ देर आर एनी प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग इन क्वेश्चन सॉल्विंग, वो भी आप आइए, मैं आपको वो भी करवा दूँगा. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियो इसमें नहीं आएगी, इसमें सिर्फ आपके थियोरी की मैंने वीडियोस बनाई हैं, ताकि आप जब या तो आप लेट एडमिशन ले रहे हैं या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आप मिस हो गया लेक्चर, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दीज थिंग्स. ठीक है, सो आई विल शेयर दिस PDF ऑल्सो. जिस PDF में मैंने ये पूरे नोट्स बनाए हैं ये भी मैं आपको भेज दूँगा. ठीक है, जहाँ पर भी आपको वीडियो दिख रही होगी उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा. ठीक है, आई विल पोस्ट दिस पर्टिकुलर सीरीज़ इनटू द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर प्लेलिस्ट. एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में आएगा. ठीक है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं. आई होप दिस चैप्टर वॉज दिस वीडियो सीरीज मेड दिस चैप्टर ईजी फॉर यू. ठीक है, अगर फिर भी कुछ आपको मुश्किलें आ रही हैं, डेफिनेटली कम टू मी, आई विल सॉल्व द पार्ट. ओके, चलो, दिस वॉज अ नाइस टाइम विद यू ऑल. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय एवरीवन.